उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक बार फिर से एक्शन में है। दरअसल इस बार चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में ही मिला है और इसलिए अब सबसे ज्यादा ओवरहॉलिंग की जरूरत भी उत्तर प्रदेश में ही है। योगी आदित्यनाथ इसीलिए नतीजों के बाद से लगातार एक्शन में हैं। अभी तक प्रदेश में अराजक तत्वों पर एक्शन शुरू हुआ है। लगातार बाबा का बुलडोजर प्रदेश में घूम रहा है और भ्रष्टाचारियों, अतिक्रमणकारियों के घर को बुलडोज कर रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ इतने भर से संतुष्ट नहीं हैं। जल्द ही यूपी बीजेपी में मौजूद भितरघातियों को भी सीएम योगी दंड देंगे। उन पर भी बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। उससे पहले रिपोर्ट तैयार की जा रही है और एक नहीं बल्कि तीन रिपोर्ट तैयार हो रही है। आज भी योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पूरब से लेकर पश्चिम तक गरजा। योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया है कि यूपी में जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का यह पीला पंजा लगातार चल रहा है। तस्वीरें लखनऊ के अकबरनगर की हैं, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई नॉन स्टॉप जारी है। अब तक 400 से ज्यादा अवैध निर्माण गिराए जा चुके हैं, जबकि दोगुने अवैध निर्माण को गिराया जाना बाकी है। अकबरनगर में करीब 1200 घर थे और 110 व्यावसायिक निर्माण। फेज 2 में 400 अवैध निर्माण तोड़े गए हैं और अब फेज 1 में 800 निर्माणों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। अकबरनगर को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करने में अभी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि 800 मकानों को गिराना आसान नहीं। अवैध निर्माण गिराने के लिए 15 पोकलैंड मशीनें, 12 जेसीबी और 15 वाटर टैंकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लखनऊ का अकबरनगर अब एक था अकबरनगर बन गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक का सबसे बड़ा डिमोलिशन का काम किया जा रहा है। ऊपर से तस्वीरें हम आपको पूरे अकबरनगर की दिखाते हैं। ये अकबरनगर फेज 2 है, जहाँ पर डिमोलिशन का काम लगभग पूरा हो चुका है और जो तमाम कर्मचारी हैं वो यहाँ पर साफ सफाई का काम कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक मस्जिद और एक मदरसा जिसको छोड़ा गया है, क्योंकि वो धार्मिक स्थल है, किसी तरीके का विवाद ना हो, इसको लेकर इसका डिमोलिशन सबसे आखिरी में किया जाएगा। लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ मुसलमानों का घर गिराया जा रहा हो, यहाँ पर हिंदू आबादी ने भी अतिक्रमण कर रखा था। यहाँ की आबादी लगभग 14,000 के करीब है, जिसमें लगभग 11,000 मुस्लिम और 3,000 हिंदू हैं। जिनके घर बुलडोजर एक्शन की जद में आए हैं वो लोग परेशान हैं। विस्थापितों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जा रहा है। कोई तो करने की बात है कि चलो कोई सुन रहा है। हमारा 11-12 लोग का परिवार है। 2 मकान अगर दे दो तो 2 का पैसा कैसे अदा करेंगे बताओ? ये भी तो है। हमको 4 दे दो तो हम 4 का पैसा कैसे अदा करेंगे? 4 का पैसा कैसे अदा करें बताओ? ये बताओ। प्रशासन का दावा है कि लखनऊ के वसंत कुंज में 310 स्क्वायर फीट के मकान दिए गए हैं। जिनके घर में ज्यादा सदस्य हैं उन्हें 2 घर भी दिए जा रहे हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रशासन ने खारिज कर दिया है। ऐसा कोई अलॉटमेंट तो प्रोविजन नहीं है और सभी लोग एक ही साथ रहते हैं। चाहे हमारी आवासीय योजनाओं में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अवैध अतिक्रमण के साथ साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बड़ी और कड़ी कार्रवाई हो रही है। सहारनपुर में खनन माफिया और फरार पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर बड़ा एक्शन हुआ है। हाजी इकबाल की 4400 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। सहारनपुर में ग्लोकन यूनिवर्सिटी चलाने वाला खनन माफिया भारत से फरार होकर दुबई में छिपा है। अब तो 121 एकड़ में फैली अवैध यूनिवर्सिटी ईडी के कब्जे में आ गई है। पूर्वांचल के जौनपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर गरजा है। एसटीपी की जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने अवैध कब्जा कर रखा था। करोड़ों रुपयों की जमीन को बुलडोजर ने अवैध कब्जे से मुक्त कराया। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में बुलडोजर शांत था। अब नतीजे आने के बाद से बुलडोजर एक्शन जारी है। योगी का संदेश साफ है कि यूपी में जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ योगी सरकार कानून तोड़ने वालों को दंड दे रही है, तो इसके बाद नंबर आएगा उनका जिन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी में रहते हुए भितरघात किया है। भितरघात यानी अपनी ही पार्टी के खिलाफ काम किया। यूपी में बीजेपी को हुए बड़े नुकसान पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। नुकसान पर 3 तरह की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उम्मीदवार की दूसरी रिपोर्ट बीजेपी की प्रदेश स्तरीय टीम और तीसरी रिपोर्ट मंडल स्तर पर तैयार होगी। प्रदेश स्तर पर बीजेपी ने 80 पदाधिकारियों की टीम बनाई है। हर टीम 2 लोकसभा क्षेत्रों में जाएगी। इस टीम का काम होगा भितरघातियों की पहचान करना।
20 जून तक हर सीट की रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व एक्शन लेगा। जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी को नुकसान हुआ है चुनाव में, कहीं ना कहीं उसकी तैयारी की जाएगी। उसको लेकर के यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किन लोगों की वजह से पार्टी को हार मिली है। और बात करते हैं संघ शिविर से ही नई राह दिखेगी। आज यही सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के 11 दिन बाद योगी और भागवत के बीच बड़ी मुलाकात हो रही है। सवाल यह भी है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात में क्या क्या चर्चा का विषय है। क्या लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी के खराब नतीजों पर मंथन होगा? क्या भागवत और योगी की मुलाकात में अयोध्या की हार पर भी चर्चा होगी? सवाल यह भी है कि आगे भविष्य की रणनीति कैसी हो, क्या इस पर भी कोई बात हो सकती है? राष्ट्रवाद को और बढ़ावा देने के लिए भी क्या दोनों नेताओं के बीच विशेष चर्चा हो रही है? इन सब के अलावा सवाल यह भी है कि क्या इस मुलाकात के जरिए संघ की नाराजगी को दूर किया जाएगा? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिन भर गोरखपुर में रहे। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी गोरखपुर के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से नाराजगी के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहली बार 5 दिन के लिए गोरखपुर में हैं। आज 3 से 4 किलोमीटर लंबे पथ संचलन में आरएसएस प्रमुख ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी दिया। लेकिन दिन भर सबसे ज्यादा निगाहें योगी भागवत की मुलाकात पर लगी रही। माना जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ ऐसा होगा जिसके संकेत मोहन भागवत के 5 दिन पहले के बयान में नजर आते हैं। चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। गोरखपुर का एसवीएम स्कूल इस मुलाकात के लिए अभेद कीले के रूप में बदल चुका है। आज मुख्यमंत्री की संघ प्रमुख से जब मुलाकात होगी तो इस पर सबकी नजर है कि आखिर ये मुलाकात, हाल ही में जो लोकसभा इलेक्शन के परिणाम आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन रहा है विशेष नहीं रहा है, लिहाजा अब आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा कर सकते हैं संघ प्रमुख। माना जा रहा है कि यूपी में 62 से 63 पर सिमट जाने का झटका बीजेपी को परेशान कर रहा है, क्योंकि यूपी के मॉडल को आदर्श बताकर वो दूसरे राज्यों में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यूपी में ही बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा। जाहिर है इस बात से संघ भी नाखुश है। अब कुछ आंकड़ों पर ध्यान दे तो 2004 के बाद 2024 में आरएसएस चुनाव के दौरान एक्टिव नहीं रहा, ऐसा कहा जाता है। और जब एक्टिव नहीं रहा तब बीजेपी का स्ट्राइक रेट गिर गया। साल 2004 में 38%, 2009 में 27%, 2014 में 66% और 2019 में 70%, जबकि 2024 में 54% ही रह गया। यानी आरएसएस एक्टिव नहीं दिखा। वैसे अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गोरखपुर प्रवास के दौरान स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए उन्हें गली गली, गांव गांव जाने को कहा है। देखना यह है कि मोहन भागवत के इस बयान से क्या 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में इसका असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बकरीद से पहले एक बार फिर मुंबई से सटे मीरा रोड की उसी सोसाइटी में बवाल हो गया जहां पिछले साल हुआ था। खास बात यह भी है कि बवाल करने का आरोप इस बार भी उसी मोहसिन पर है जिसके खिलाफ पिछले साल भी शिकायत हुई थी। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि मोहसिन माहौल खराब कर रहा है, जबकि मोहसिन का आरोप है कि उसे बकरीद मनाने से रोका जा रहा है। मामला गरमाया हुआ है, देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई में बकरीद से पहले एक बार फिर हंगामा मच गया। मीरा रोड की जिस सोसाइटी में पिछले साल बकरीद के पहले सोसाइटी के अंदर बकरा लाकर रखने को लेकर हंगामा हुआ था, इस बार भी सोसाइटी में हालात गंभीर बन गए। मुद्दा गरमाया और मोहसिन नाम का शख्स और सोसाइटी के बाकी लोग आमने सामने आ गए। हालांकि मोहसिन आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बकरीद मनाने से रोका जा रहा है। आपको हमारा बकरा ईद सेलिब्रेट करने से रोका गया, जबकि यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ चेकिंग होती है। लेकिन जिस शख्स ने यानी मोहसिन ने पिछली बार हंगामा किया था, वो इस बार भी माहौल खराब कर रहे हैं। वही व्यक्ति जिन्होंने पिछले साल भी यहाँ पे हंगामा किया था, अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे तो उनका
काम करने का तरीका वही, गाड़ी ले आके गेट पे लगाना। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी गाड़ी रोकने का प्रयास किया, उन्होंने अभद्रता की सिक्योरिटी गार्ड से, उनके साथ गाली गलौज हुई। बकरीद से पहले चल रहे हंगामे को लेकर मुंबई पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया के जरिए भ्रम न फैलाएं, शांति बनाए रखें। मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो मैसेजेस वायरल करने से पहले 10 बार सोचिए। उससे कोई दिक्कत हो गई तो क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर हो सकता है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी पर रोक से इनकार किया था। एक गैर सरकारी संगठन ने याचिका दायर की थी जिसमें पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। आपको ये भी बता दें कि बीएमसी को 114 स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति है। वैसे पिछले साल मोहसिन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। आपको बता दें कि सोमवार को बकरीद है। मुंबई से अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आमतौर पर माना जाता है कि मदरसे में सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते होंगे क्योंकि वहां पर इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। वहां तो मदरसे में मुस्लिम बच्चों के साथ साथ हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 9,400 बच्चे राज्य के अलग अलग मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए एमपी कितना गजब है। देश में मदरसों की पहचान इस्लामिक शिक्षा के लिए होती है, इसलिए यहाँ पढ़ने वाले छात्र भी इसी सोच के साथ आते हैं कि उन्हें इस्लाम से जुड़ी शिक्षा मिलेगी। लेकिन मध्य प्रदेश के कई मदरसों में तो मुस्लिम छात्रों के साथ साथ हिंदू बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मध्य प्रदेश के मदरसों को लेकर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में अभी 1,755 रजिस्टर्ड मदरसे चल रहे हैं। इनमें 9,417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि स्कूलों को छोड़कर हिंदू बच्चों को मदरसों में तालीम लेने के लिए जाना पड़ रहा है। अनफॉर्चुनेट है कि मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग इस ओर एकदम उदासीन है और उनसे कोई भी हमको सकारात्मक उत्तर आज तक इस बारे में नहीं मिला। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने कानून का हवाला देते हुए कहा, जिस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड अस्तित्व में आया उसमें मदरसों को परिभाषित किया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि मदरसों में इस्लामी धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 1 मदरसों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे से भी बाहर रखती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार से अपील की है कि वो हिंदू बच्चों को मदरसों से निकालकर उनका सामान्य स्कूलों में दाखिला करवाएं, क्योंकि मदरसों में हिंदू बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। इन 1,500 से ज्यादा मदरसों में जो शिक्षक हैं वो बीएड डीएड क्वालिफाइड नहीं है, वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड नहीं है। इन मदरसों में इंफ्रास्ट्रक्चर राइट टू एजुकेशन एक्ट के मैंडेट के अकॉर्डिंग नहीं है। शिक्षा विभाग को घेरते हुए प्रियंक कानूनगो ने दावा किया कि मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता और हिंदुओं को गुमराह करने के लिए झूठी खबरें फैलाई जाती हैं ताकि हिंदू बच्चों का मदरसों में दाखिला कराया जा सके। मदरसों को लेकर लगाए आरोपों पर इस्लामिक स्कॉलर ने कहा कि किसी भी मदरसे ने हिंदुओं पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दबाव नहीं बनाया। जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो खुद ही पढ़ा रहे हैं। तो ले रहे हैं ना, अपनी मर्जी से ले रहे हैं। कौन ज़बरदस्ती कर रहा है? कोई 9,000 बच्चों के लिए फिक्र क्यों नहीं कर रहा? क्यों जाना पड़ रहा है उनको मदरसे में? कांग्रेस भी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट पर भड़क गई है। मदरसे में हिंदू बच्चों के पढ़ाई करने पर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं। कुछ नहीं होता मदरसों के अंदर, मदरसों के ऊपर सरकार का नियंत्रण रहता है और ऐसा आज तक भी कुछ नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की बातें बीजेपी की सरकार करती है कि कट्टरपंथ वहाँ पर पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश के मदरसों को लेकर जैसी रिपोर्ट एनसीपीसीआर ने जारी की है, वैसी ही रिपोर्ट उत्तराखंड के मदरसों को लेकर भी जारी की गई थी। सवाल है कि जब राज्यों में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है तो हिंदू बच्चों को मदरसों में पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? सवाल तो ये भी है, क्या किसी लालच के चलते हिंदू बच्चों को मदरसों में पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
एक मंदिर के बाहर गोवंश का कटा सिर मिला तो पूरे शहर में बवाल मच गया। रतलाम के जावरा में हिंदू संगठनों ने हाईवे पर चक्का जाम किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया तो प्रशासन ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई कर दी। फिलहाल शहर में चारों ओर पुलिस का पहरा है। घोर निंदनीय कृत्य किया गया। यह है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का जावरा शहर। यहाँ प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। सलमान और साकिर नाम के 2 आरोपियों ने शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की तो प्रशासन दोनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए आ गया। प्रशासन ने आरोपियों के अवैध निर्माण बुलडोजर से ढहा दिए। फिलहाल यहाँ शहर में भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन के साथ में उनके मकान चिन्हित किए गए थे, जो कि अवैध पाए जाने पर उस मकान को भी जो है ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में है। इसमें निश्चित रूप से ये पता किया जाएगा कि इनके पीछे किन और लोगों का हाथ है। यदि उसमें ऐसे तथ्य प्रकाश में आएंगे कि इनके अलावा भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये कृत्य में सम्मिलित है, तो उनके विरुद्ध भी जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। यहाँ एक मंदिर के आगे गाय के बछड़े का कटा सिर फेंकने की खबर मिली थी। आक्रोशित हिंदू संगठन के लोगों ने शहर बंद करा दिया। साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर 4 लेन हाईवे पर चक्का जाम भी कर दिया। शहर में एक अन्य जगह भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज भी किया। लोग इतना गुस्से में थे कि आरोपियों का जुलूस निकालने की मांग तक करने लगे। एसपी राकेश खाका ने बताया कि 2 आरोपी साकिर और सलमान को सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उनसे पूछताछ के बाद उनके घर ढा दिए गए। कार्रवाई के दौरान हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। देर रात पुलिस ने 2 और आरोपी शाहरुख और नौशाद को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नौशाद के खिलाफ 28 केस पहले से ही दर्ज है। फिलहाल यहाँ के हालात काबू में है। जावरा के जागन्नाथ महादेव मंदिर में शुक्रवार शाम को शुद्धिकरण कर सफाई की गई है, जबकि यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड से एक बेहद दुखद तब खबर आई है। रुद्रप्रयाग में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक टेम्पो ट्रेवलर अलकनंदा नदी में जा गिरा। इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रेवलर उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर जा रहा था। गाड़ी में ड्राइवर समेत 26 लोग सवार थे। रुद्रप्रयाग शहर से 5 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ हाईवे पर रैतोली के पास टेम्पो ट्रेवलर अलकनंदा नदी में गिर गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे की वजह गाड़ी की तेज स्पीड थी। यात्रियों को लेकर जा रही मिनी बस अलकनंदा नदी में जा गिरी, जिससे हाहाकार मच गया। हाईवे से करीब 250 मीटर नीचे नदी में गिरी बस के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक इस बस में कुल 26 यात्री सवार थे, जो चोपता तुंगनाथ घूमने जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने कई लोगों को नदी से निकाला। साथ ही घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट करवाकर ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना के कारणों की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। रुद्रप्रयाग में बहुत दुखद घटना घटित हुई है और घायलों को तत्काल वहां से रेस्क्यू किया गया है। कुछ लोगों को एयरलिफ्ट करके एम्स में पहुंचाया गया। 7 लोग वहीं पर एडमिट हैं रुद्रप्रयाग में और 7 लोगों को ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। जो भी जरूरी इलाज के लिए जरूरी चीज़ें वो सब की जा रही हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो घायल हैं वो ठीक हो। वहीं उत्तराखंड हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया। उन्होंने एक्स पोस्ट करके लिखा कि स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी है और घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महात्मा गांधी और अंबेडकर की मूर्तियों का अनावरण करेंगे। आपको बता दें, देश के 13 महान नेताओं की मूर्तियों को उनकी पुरानी जगह से हटाकर नई जगह पर स्थापित किया जा रहा है, लेकिन अब इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस का मानना है कि ऐसा जानबूझकर किया गया है। क्या है कांग्रेस का आरोप और क्या है लोकसभा सचिवालय का जवाब, देखिए पूरी रिपोर्ट। संसद भवन के परिसर के हिस्से में विरोध प्रदर्शन के दौरान महात्मा गांधी की मूर्ति आपने अक्सर देखी होगी, लेकिन अब महात्मा गांधी समेत देश के 13 महान नेताओं की मूर्तियों का नया पता प्रेरणा स्थल बन रहा है। यानी अब जब 18वीं लोकसभा में सदन की कार्रवाई होगी तो माननीय सदस्य यही प्रेरणा स्थल से ही देश चलाने को लेकर प्रेरणा हासिल करेंगे। हालांकि इस पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस देश के महान नेताओं की मूर्तियों के स्थान बदलने को गलत बता रही है तो बीजेपी जमकर पलटवार कर रही है। यानी संसद के परिसर के बाहर अभी से माहौल बन रहा है।
जो वर्तमान सरकार है उसका विश्वास ना गांधीवाद में है ना अम्बेडकरवाद में। दलित के द्वारा जो संविधान की रचना हुई है उसको वो दिल से स्वीकार नहीं कर रहे और गांधी विचारधारा से तो इनका शुरू से इनका झगड़ा है, शुरू से इनकी लड़ाई है। अरे प्रेरणा स्थल बन रहा है जहाँ पूरे देश के लोग जाएंगे, अपने महापुरुषों को देखेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे, लेकिन इन कांग्रेसियों को तो सीखने से कोई मतलब है नहीं। कांग्रेस का तो यहाँ तक मानना है कि प्रेरणा स्थल नाम रख देने से अब आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ संसद परिसर में आवाज बुलंद करने में मुश्किल होगी। हालांकि संसद भवन परिसर में महापुरुषों की मूर्तियां हटाए जाने को लेकर जो विवाद उठा उस पर लोकसभा सचिवालय पहले ही सफाई दे चुका है। सचिवालय की ओर से कहा जा चुका है कि ये स्पष्ट है कि संसद भवन परिसर से किसी भी महापुरुष की प्रतिमा हटाया नहीं गया है, बल्कि उन्हें संसद भवन परिसर के अंदर ही व्यवस्थित एवं सम्मानजनक रूप से स्थापित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस महीने 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा तो संसद परिसर नए स्वरूप में नजर आएगा। संसद परिसर के अंदर 4 इमारतों को मिलाकर एकीकरण का काम भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज नीट के परेशान छात्रों के साथ है। देश भर में छात्र नीट की परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। आज पटना में पेपर लीक के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरे और बड़ा प्रदर्शन किया। नीट पेपर लीक का खुलासा 9 परीक्षार्थी कर सकते हैं। बिहार पुलिस ने नीट एग्जाम देने वाले 9 छात्रों को बुलाया है ताकि नीट में खोट का सच पता चल सके। नीट के धोखे से गुस्से में छात्र, कम नहीं हो रहा नीट के खिलाफ विरोध। जिन छात्रों ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था उनके पहले ही कदम में धांधली हो गई। नीट एग्जाम में धांधली से छात्र परेशान हैं और अपना गुस्सा सड़कों पर दिखा रहे हैं। पटना में छात्रों ने नीट एग्जाम में धोखेबाजी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र नीट एग्जाम फिर से करवाने की मांग कर रहे हैं। सर हमारा साल बर्बाद हुआ, उतने एक साल में कितनी वैकेंसियां आई और चली गई। हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। छात्रों का गुस्सा जायज है क्योंकि उनकी साल भर की मेहनत पर एग्जाम माफियाओं ने पानी फेर दिया। जगह जगह आपको हम दिखाना चाहते हैं कि आगजनी करके पूरे दिनकर गोलंबर को बंद कर दिया गया है। यहाँ आवाजाही ठप कर दी गई है और ये डिमांड किया जा रहा है कि नीट की परीक्षा फिर से हो। प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस कर्मियों ने छात्रों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान भीषण गर्मी के बीच प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों की तबीयत भी बिगड़ गई। नीट पेपर लीक की जांच बिहार पुलिस भी कर रही है। अब तक की छानबीन में पुलिस को धांधली के कई सबूत मिले हैं। सॉल्वर गैंग के पास कई परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे, जिसमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया था। बाकी परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध यूनिट यानी EOU ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा है। उन 9 छात्रों को मंगलवार, बुधवार को पेश होने के लिए कहा है। छात्रों को परिजनों और नीट एडमिट कार्ड के साथ बुलाया गया है। बिहार पुलिस की रडार पर आए सभी 9 परीक्षार्थी अलग अलग जिलों के हैं। नीट पेपर लीक में अभी तक पुलिस ने 13 को गिरफ्तार किया है, जिसमें 9 परीक्षार्थी हैं। नीट एग्जाम का मामला जितना छात्रों को परेशान कर रहा है, उतना ही सरकार के लिए भी मुसीबत बन गया है। विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने नीट घोटाले की तुलना मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से कर दी। देश में व्यापम घोटाले से लेकर नीट घोटाले तक लगभग 41 स्थानों पर राज्य व केंद्र सरकारों में शासकीय भर्ती के विषय पर जब भी इम्तिहान हुए हैं, उनमें पेपर लीक की शिकायतें आई हैं। विपक्षी दल प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग के साथ खड़े हैं और दोबारा नीट परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। नीट एग्जाम दे चुके छात्र सिर्फ 1563 परीक्षार्थियों के लिए दोबारा एग्जाम कराने के फैसले से संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है कि नीट की पिछली परीक्षा रद्द कर उसे दोबारा करवाया जाए। पटना से प्रशांत झा के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बुलेट ट्रेन से सफर करने का सपना जल्द ही साकार हो सकता है। बुलेट ट्रेन के ट्रायल के लिए ऐसा टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया है कि उसकी एक एक जरूरत को पूरा किया जा सके। पहले फेज का काम सितंबर में पूरा होने के बाद 230 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया जा सकेगा। खास बात यह है कि रेलवे ने सैटेलाइट की मदद से इसे ढूंढा और नया नेटवर्क तैयार किया है। नमक के शहर में अब बुलेट ट्रेन की ट्रायल की तैयारी जोर शोर से चल रही है। राजस्थान में देश के पहले बुलेट ट्रेन ट्रायल ट्रैक बनकर लगभग तैयार है। पहले फेज का काम सितंबर में पूरा होने के बाद 230 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया जा सकेगा। खास बात यह है कि करीब 60 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक सांभर झील के बीच से निकाला गया है। ये वही ट्रैक है जहां अंग्रेजों ने जयपुर जोधपुर के लिए लाइन बिछाई थी, लेकिन 50 साल से ये लाइन मिट्टी में दब चुकी थी। रेलवे ने सैटेलाइट की मदद से इसे ढूंढा और नया नेटवर्क तैयार किया। खास बात यह है कि ये ट्रैक जयपुर से करीब 93 किलोमीटर दूर सांभर लेक के दूसरे छोर गुड़ा से शुरू होकर मिठड़ी तक जाता है, जहां नमक की क्यारियों के बीचों बीच करीब 60 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का नेटवर्क बिछाया जा चुका है। इसके लिए 4 स्टेशन भी बनाए गए हैं: गुड़ा, जाबड़ी नगर, नवान और मिठड़ी। इसमें मुख्य स्टेशन नवान सिटी रहेगा। अब आपको बताते हैं कि इस महा टेस्ट के लिए राजस्थान को ही क्यों चुना गया। दरअसल सॉल्ट लेक एरिया की करीब 50 किलोमीटर जमीन रेलवे के पास है। समय की बचत और लागत कम करने के लिए नवा सिटी के पास ही इस जगह को चुना गया। बताया जा रहा है कि सितंबर में ही यहां पहला ट्रायल हो सकता है। रेलवे के मुताबिक टेस्ट ट्रैक का अधिकांश काम पूरा हो चुका है और एक बार में ही पूरा ट्रायल करने की पूरी तैयारी है। आपको बता दें कि खुद रेल मंत्री भी देश में बुलेट ट्रेन के काम में आ रही चुनौतियों से निपटने की कोशिश में लगे हुए हैं। 8 नदियों के ऊपर पुल बन चुके हैं, 12 स्टेशन पे काम चल रहा है। स्टेशंस भी एकदम एक लेवल पे आ गए हैं, जैसे कि काम कंप्लीट होने की तरफ आए। 2 डिपो पे काम चल रहा है एक साथ। बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। आगामी समय में 2026 में इसका पहला सेक्शन खुलने की पूरी टारगेट लेके काम चल रहे हैं। भविष्य में राजस्थान में बुलेट ट्रेन चलाने को लेकर सर्वे भी हो चुका है। दिल्ली से अहमदाबाद तक चलने वाली इस ट्रेन के 9 स्टेशन राजस्थान में होंगे। 875 किलोमीटर लंबे ट्रैक में से करीब 657 किलोमीटर का ट्रैक 7 जिलों अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर से गुजरेगा। इससे पर्यटकों को भी फायदा होगा। जाहिर है इस प्रोजेक्ट पर बुलेट की रफ्तार से काम चल रहा है। देशवासियों को भी देश की पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार बेसब्री से है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि बुलेट ट्रेन के ट्रैक पर 5 तरह के टेस्ट किए जा सकते हैं। स्टील और आरसीसी से बने पुल को कंपन रोधी बनाने में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर से स्पीड में ट्रेन गुजरने पर क्या रिस्पॉन्स रहता है, इसका ट्रायल इन पुल के जरिए किया जा सकेगा। इसके साथ ही घुमावदार टेस्ट ट्रैक भी बनाया गया है। 60 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक एकदम सीधा नहीं है, बल्कि इसमें कई घुमावदार पॉइंट हैं। इससे स्पीड में आ रही ट्रेन घुमावदार ट्रैक पर बिना स्पीड कम किए कैसे गुजरेगी, ये भी जांचा जाएगा। लूप लाइन और कर्व लाइन भी बनाई गई है। नावा स्टेशन में 3 किलोमीटर का एक क्विक टेस्टिंग लूप और मिठड़ी में 20 किलोमीटर का कर्व टेस्टिंग लूप भी बनाया गया है, जबकि ट्विस्टी ट्रैक भी बनाया गया है। अगर ट्रैक खराब हो जाए तो कितनी स्पीड रखी जाए, उसके क्या प्रभाव होंगे, इसके ट्रायल के लिए ही 7 किलोमीटर लंबा ट्विस्ट ट्रैक यानी खराब ट्रैक भी बिछाया गया है। इसके लिए नए ट्रैक को खराब कर उसे लगाया गया है। इस पर बोगी इंजन गुजार कर फिटनेस भी जांची जा रही है। डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक भी तैयार किया गया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक बुलेट ट्रेन ही नहीं, भविष्य में हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, मेट्रो ट्रेन के ट्रायल भी यहीं पर हुआ करेंगे। चीन और पाकिस्तान का नापाक गठजोड़ दुनिया से छिपा नहीं है। भारत के खिलाफ दोनों साजिशें करते हैं। इसी कड़ी में खुलासा हुआ है कि चीन चोरी छिपे आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान की मदद कर रहा है।
चीन पाकिस्तान के लिए बॉर्डर एरिया में सुरंग और बंकर बना रहा है। चीन के बनाए इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की टेरर टनल पर बड़ा खुलासा। चीन के बनाए बंकर आतंकियों के ठिकाने। दहशतगर्दी में पाकिस्तान के साथ आया चीन। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा हुआ है, जिसने इन दोनों देशों के नापाक गठजोड़ की तस्वीर एक बार फिर साफ की है। भारत की खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि पाकिस्तान चीन की मदद से एलओसी के पास सुरंग और बंकर बना रहा है। इन सुरंगों और बंकर्स का इस्तेमाल भारत में आतंकियों की घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर एरिया में चीन कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इन्हीं प्रोजेक्ट्स की आड़ में चीन आईएसआई के लिए भी काम में जुटा है, जिसके तहत टनल्स और बंकर्स बनाए जा रहे हैं। इस बात की आशंका है कि हालिया आतंकी घटनाओं में आतंकियों को चीन की बनाई गई टनल और बंकर्स के जरिए ही घाटी में घुसपैठ कराई गई। चाइना इस तरीके की असुरक्षा के भाव को दिखा करके वो ग्वादर में बंकर्स बना ले, टनल्स बना ले और फिर ग्वादर पोर्ट का जो इस्तेमाल है वो अपने मिलिट्री बेस के रूप में भी करें। जानकारी है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की लीपा घाटी में भी निर्माण कार्य चल रहा है, जहां आतंकियों के लिए पनाहगाह बनाई जा रही है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि लीपा घाटी में कुछ ऐसी सुरंग बनाई गई है जो सीधे काराकोरम हाईवे से जुड़ती हैं और एलओसी के बेहद करीब हैं। चीन की मदद से पीओके की लीपा घाटी में ही पाकिस्तान ने ऐसे सैकड़ों बंकर्स बनाए हैं, जहां आतंकियों को रखा जा सकता है। और पाकिस्तान का मंसूबा घाटी में दहशतगर्दी फैलाने के लिए इन आतंकियों की घुसपैठ करवाना है। टनल इसलिए बना रहा है ताकि उसके जो काम करने वाले जो लोग हैं, क्योंकि कॉलोनी जो है रहने के लिए वो थोड़ी सी दूर है और वहाँ से, तो उससे कि टनल्स के जरिए जो है वो लोग आ जा सकें, उनके ऊपर अटैक ना हो। इतना ही नहीं, चीन की मदद से पाकिस्तान बॉर्डर एरिया में अपना कम्युनिकेशन सिस्टम भी मजबूत कर रहा है, ताकि आतंकी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाने में उसे किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। दरअसल पाकिस्तान एलओसी पर अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को मजबूत करने में लगा है। इसके लिए चाइना मोबाइल पाकिस्तान कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन का गठन किया गया है। चीन की मदद से पाकिस्तान बॉर्डर पर अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक्स बिछा रहा है। लीपा घाटी और ग्वादर में चीन के जेवाई और HGR सीरीज के रडार लगाए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों में चीन खुलकर उसके साथ खड़ा हो गया है। इसके सबूत भी कई बार सामने आ चुके हैं, लेकिन भारत ऐसे किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जहाँ पे होना चाहिए वहीं होना चाहिए हमें, तो ये एक है। पर इसके बावजूद भी हम जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, आपने देखा होगा एसपी साहब को, SSP साहब को, DIG साहब को, कि यहाँ पे हर छोटे बड़े इन्फॉर्मेशन पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालेंगे। आतंकियों को हमला करने का आदेश पाकिस्तान से मिला था और पाकिस्तान को हमला करने की हिम्मत चीन से हासिल हुई। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। भारतीय सेना के एंटी टेरर ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों के पास ये कुछ सामान बरामद हुआ था। इसमें कुछ हैंड ग्रेनेड यानी बम मिले थे। ये उसी हैंड ग्रेनेड की तस्वीर है। ये मेड इन चाइना हैंड ग्रेनेड है। इस हैंड ग्रेनेड के मिलने से सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क हो गई हैं। दरअसल चीन के हथियारों का मिलना एक खतरनाक संकेत है। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हालिया आतंकी हमलों में पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर रहे हैं। अब ग्वादर और लीपा घाटी में चीन के सुरंग और बंकर बनाए जाने की खबर से साफ है कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हमले किए जा रहे हैं, उनमें चीन उसका बराबर का भागीदार बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के उस इलाके की जो अब आतंकियों का नया अड्डा बनता जा रहा है। उस इलाके का नाम है पीर पंजाल। पिछले 2 साल में आतंकी पीर पंजाल के उत्तर से दक्षिण की ओर शिफ्ट हो गए हैं। और ये कैसे हुआ, ये इलाका कैसा है, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए।
इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद सुरक्षा बलों और सरकार ने आतंकियों और आतंक के आकाओं की नाक में नकेल डाल दिया है। लाख कोशिशों के बाद भी आतंकी अपना फन उठाने में नाकाम है। लेकिन 5 दिन पहले जम्मू में श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले ने सरकार और सुरक्षा बलों की नींद उड़ाकर रख दी है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इन आतंकियों पर कसी गई नकेल को और टाइट कैसे किया जाए। घाटी में आतंक का बना नया अड्डा। जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक अलर्ट। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवाद पांव पसार रहा है। बीते कुछ दिनों में शांत माने जाने वाले जम्मू में एक के बाद एक कई आतंकी हमले हुए। पूरे इलाके में सुरक्षा बल अब भी हाई अलर्ट पर हैं। आतंकियों ने रियासी, कठुआ और डोडा में कई हमले किए। इन हमलों में 8 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि आतंकियों ने इस हमले को अंजाम कैसे दिया। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने अपना अड्डा बदल दिया है। आतंकी दक्षिण पीर पंजाल को अपना नया ठिकाना बनाया है। आतंकी पहले पीर पंजाल के उत्तर से हमले करते थे, लेकिन 2 सालों में उन्होंने अपना ठिकाना शिफ्ट कर दक्षिण कर लिया है। आतंकी जो है ज़्यादातर हाइट्स पे होते हैं, छुपे होते हैं, हर एडवांटेज उनको होता है और बार बार अपनी जगह बदलते हैं, इसलिए ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको आसानी से ढूंढ ना सके, उनका पता न लगा सके। अब समझने वाली बात यह है कि आतंकियों ने पीर पंजाल के दक्षिण इलाके को अपना ठिकाना क्यों बनाया। जानकारी के मुताबिक अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जिस तरह से यहाँ सुरक्षा बलों की तैनाती थी, शांत होते माहौल के बीच पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों की संख्या कम हुई और उसका फायदा सीमा पार आतंकियों ने उठाया। इस इलाके में आतंकवादियों की आवाजाही बढ़ी और यही वजह है कि घटनाएं बढ़ रही हैं। अब आपको बताते हैं कि दक्षिण पीर पंजाल का कौन सा इलाका है जो आतंकियों के निशाने पर है। राजौरी, पूंछ, सूरनकोट, सुंदरबनी, नौशेरा। आतंकियों के बने नए ठिकाने से जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक टेंशन बढ़ी हुई है। इस महीने 29 जून से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, जो 19 अगस्त तक चलेगी। कल इसको लेकर गृह मंत्रालय की बैठक भी हुई और आतंकियों से सख्ती से निपटने का प्लान तय हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जाहिर सी बात है कि अब लोगों को ये डर सता रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर में इस तरह का हमला और हो सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहां पर सुरक्षा बलों के हौसले पूरी तरह बुलंद हैं। आतंकी हमलों के बाद पूरा जम्मू कश्मीर अलर्ट पर है। आतंकियों की तलाश में जम्मू के जंगलों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान भी जारी है। आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने के लिए और पाकिस्तान की उच्च साजिशों को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। खासतौर पर जम्मू संभाग में हुए आतंकी हमलों के बाद अब अमरनाथ यात्रा की तैयारी जहां एक तरफ चल रही है, वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम चप्पे चप्पे पर कर दिए गए हैं। खासतौर पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे सभी इलाकों को पूरी तरह से यहाँ पर हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। खासतौर पर अगर बताएं तो आने जाने वाली हर एक गाड़ी की प्रॉपर चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लोगों से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि डीजीपी आर स्वैन ने भी यहाँ पर कहा कि कई सारे ऐसे एनिमी सपोर्टर्स हैं जो लगातार आतंकियों की मदद कर रहे हैं और वही कारण है कि जम्मू संभाग में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं पिछले कुछ दिनों में। पर उन सबको खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर की जाएगी। उन्होंने एक साफ संदेश जो है जी मीडिया के माध्यम से भी दिया था कि पूरी तरह से वो लोग जो आतंकियों के सपोर्टर हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि वो हमेशा याद रखें। जम्मू के लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहें, जो यात्री यहाँ पर पहुंचे वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे, उसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरटी की टीमें हो, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी की टीमें हो, वो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर निगरानी रखे हुए हैं और किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की चूक जो है यहाँ पर नहीं की जा रही और हर एक व्यक्ति सुरक्षित रहे, उसको लेकर यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं वो यहाँ पर कटिबद्ध हैं और कोशिश यही की जा रही है कि आतंकियों के हर नापाक मंसूबे पर यहाँ पर पानी फेर दिया जाए और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मानिकेनी सादतपुर, आजी मीडिया, जम्मू। और देश हित में हमारी अगली खबर उन लोगों के लिए है जो गर्मी की छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं। कुछ लोग श्रीनगर घूमने का प्लान करते हैं, लेकिन उन्हें अब जेब ज्यादा हल्की करनी पड़ सकती है। श्रीनगर का हवाई किराया 2 गुने से ज्यादा बढ़ गया है। 4,000 से 5,000 रुपए में मिलने वाला टिकट अब 8 से 15,000 रुपए में मिल रहा है, जो कि कई विदेशी टूरिस्ट प्लेस के हवाई किराए से भी ज्यादा है। दिल्ली से बैंकॉक का फ्लाइट टिकट औसतन 10,000 रुपए का रहता है। दिल्ली से दुबई का फ्लाइट टिकट अगर बात करें तो इन दिनों
10 से 12 हजार रुपए में दुबई का टिकट भी मिल जाता है। यानी बैंकॉक और दुबई दोनों के मुकाबले श्रीनगर जाना मुश्किल हो गया है। दिल्ली से कोलंबो के लिए इन दिनों फ्लाइट टिकट 9,000 के आसपास है, जबकि 10 से 12 हजार रुपए में अजरबैजान के बाकू का टिकट भी मिल जा रहा है, जो कि यहां से काफी दूर है। लेकिन श्रीनगर का महंगा फ्लाइट टिकट यहां के पर्यटन क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि महंगे टिकट की वजह से काफी लोग श्रीनगर घूमने का प्लान तक कैंसिल कर रहे हैं। पर्यटकों का यह कहना है कि फ्लाइट टिकट में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि अगर मैं 1 महीने पहले जब बुकिंग कर रहा था तो 6,000 रुपये का फ़्लाइट थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने मेरे साथ वालों के लिए मैंने फ़्लाइट देखी तो वो 16,000 रुपये की हो गई 2 दिन बाद। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन इतना नहीं होना चाहिए। फ्लक्चुएशन ठीक है, लगता है कि हो सकता है, लेकिन इतना फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए कि 6,000 वाली फ्लाइट 16,000 रुपये की हो जाए। दुनिया में बढ़ती भारत की अहमियत पड़ोसी देश पाकिस्तान को बेचैन करती है। जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की तारीफ होती है तो पाकिस्तान के पेट में दर्द होने लगता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। भारत G7 का हिस्सा नहीं है, फिर भी इटली ने बतौर मेहमान भारत को आमंत्रित किया, और इटली में जिस तरह की तवज्जो भारत को मिली है उसे देखकर पाकिस्तान में मोदी गूंज रहा है। G7 में मिले मोदी मेलोनी, पाकिस्तान को मिर्ची लगी। Hello from the Melody team. G7 के सेंटर में हिंदुस्तान, पाकिस्तान क्यों परेशान? दुनिया में भारत का नाम, पाकिस्तान सिर्फ बदनाम। G7 शिखर सम्मेलन की यह तस्वीर यादगार है, शानदार है और भारत की संस्कृति को दर्शाती है। लेकिन इन्हीं तस्वीरों ने पाकिस्तान को पानी पानी कर दिया। दरअसल ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई तो मेलोनी ने नमस्ते के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। वैसे तो पीएम मोदी G7 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ गर्मजोशी से मिले थे, उसकी भी तस्वीरें वायरल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मेलोनी और पीएम मोदी की मुलाकात की हो रही है, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी जल भुन गए। ये काम पाकिस्तानी का दर्द है जो अपने मुल्क की दुर्दशा पर शर्मिंदा है। लेकिन पाकिस्तान के पेट में मरोड़ तो इसलिए भी उठ रही है कि जब G7 के सदस्य देश और बाकी मेहमान एक मंच पर आए तो प्रधानमंत्री मोदी सेंटर में मौजूद थे। देखिए इस वीडियो में सबसे बीच में प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं, उनके बगल में बाकी हस्तियां हैं। इस तस्वीर से साफ जाहिर होता है कि दुनिया में भारत की क्या अहमियत है और एक मेहमान के तौर पर इटली बुलाए जाने पर भारत को कितना सम्मान मिलता है। भारत को मिले इस सम्मान से पाकिस्तानी परेशान हो गए हैं। पाकिस्तान में चर्चा इस बात को लेकर होने लगी है कि क्या भारत को G7 में शामिल होना चाहिए। ये 5वां मौका था जब G7 में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए, जबकि भारत 11 बार G7 की बैठक का हिस्सा बन चुका है और पाकिस्तान का दर्द ये है उसे इटली ने एक बार पूछा तक नहीं। वहीं कीनिया तक को मेहमान के तौर पर इटली ने बुलाया था। दर्द पाकिस्तान समझा जा सकता है। पाकिस्तान के हुक्मरान जब किसी दूसरे देश के दौरे पर जाते हैं तो हमेशा कुछ मांगने ही जाते हैं। दूसरी ओर भारत है जिसकी बढ़ती साख और अहमियत को दुनिया के ताकतवर देश भी मानते हैं। अब इन सब को देखकर पाकिस्तान को मिर्ची लगती है तो इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तानाशाह किम जोंग उन के बीच जासूसी कनेक्शन की। खबर है कि अगले हफ्ते पुतिन नॉर्थ कोरिया के दौरे पर जाएंगे और उनके बीच मुलाकात होगी। इस मुलाकात का मकसद नॉर्थ कोरिया के साथ हथियारों की डील करना है, जबकि नॉर्थ कोरिया खुद को मजबूत करने के लिए रूस से एक जासूसी सैटेलाइट चाहता है। इस पूरे कनेक्शन को हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इस बीच पुतिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजर है। पुतिन और किम जोंग की मुलाकात सामान्य नहीं रहने वाली, बल्कि इस मुलाकात के मायने बहुत गहरे हैं। जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पुतिन और किम जोंग में हथियारों पर बात हो सकती है। पुतिन नॉर्थ कोरिया से हथियारों की सप्लाई चाहते हैं। पुतिन तोप, मिसाइलों और दूसरी हथियारों पर बात करेंगे। किम जोंग का मकसद जासूसी सैटेलाइट तकनीक हासिल करना है। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध की वजह से रूस हथियारों की कमी से जूझ रहा है। उसे हथियार सप्लाई करने वाले देश सीमित हैं। इनमें चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान ही हैं। ऐसे में नॉर्थ कोरिया से हथियारों की डील पर बात हो सकती है।
नॉर्थ कोरिया हमेशा से इस युद्ध में, रशिया और यूक्रेन युद्ध में रशिया के साथ खड़ा हुआ है और रशिया भी आज की डेट में तमाम तरीके की हार्डशिप को सह रहा है, क्योंकि उसका डिफेंस का प्रोडक्शन जो है वो निरंतर जारी है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उसमें कोई कमी नहीं हो रही। लिहाजा इस एमिशन और हथियारों के रिक्वायरमेंट को पूरा करता हुआ नजर आता है चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को लंबा समय हो गया है। रूस का खुद का वेपन प्रोडक्शन कम हुआ है। पिछले साल सितंबर में ही किम जोंग ने रूस का दौरा किया था, तब भी दोनों के बीच कई मुद्दों पर बात हुई थी। खबर ये भी है कि किम जोंग उन हथियारों के बदले जासूसी सैटेलाइट की तकनीक की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों नॉर्थ कोरिया ने एक जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया था जो कुछ ऊंचाई पर जाकर ब्लास्ट हो गया था। मुमकिन है कि रूस इसके लिए तैयार भी हो जाए, क्योंकि रूस नॉर्थ कोरिया, चीन और ईरान को अपने खेमे में करना चाहता है, जबकि किम का मकसद जासूसी सैटेलाइट तकनीक हासिल करके साउथ कोरिया और जापान पर अपनी निगरानी बढ़ाना है। रूस और चीन का साथ पाकर नॉर्थ कोरिया भी अपना मोर्चा मजबूत करना चाहता है। दूसरी तरफ हालात को देखते हुए साउथ कोरिया के विदेश मंत्री ने अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी से फोन पर बात की है। जाहिरा तौर पर अगर किम जोंग को जासूसी सैटेलाइट की तकनीक मिलती है तो इससे जापान और साउथ कोरिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।